हे पीपल, एग्जाम्स है 2 जून से एंड आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। बट आई नो कि टेंशन भी वैसे ही होता है जब एग्ज़ाम पास में होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि लोड होता है, प्रेशर होता है। गाइस कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है कि क्या एग्ज़ाम के डेज जब होते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है उनकी बात कर लेते हैं कि जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा क्लास में कंप्लीट किया है, वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। कि अगर आपने पूरे लेक्चर्स देख के हो गए हैं, आई होप कि आपका अभी तक एटलीस्ट एक बार तो पूरा अच्छे से पढ़ के हो गया होगा, कईयों का दो बार हो गया होगा, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका और ज़्यादा हो गया होगा, तो उनको तो यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। यारा मैं आपको बताऊँ, जिन भी बच्चों का पूरा पढ़ के हो गया, अब आपको एग्ज़ाम के पहले जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार कि हम पूरी बुक रिवाइज कर लें, है ना। ऑल्दो क्लास में हमने सब चीज़ कवर करी है। इस बार जो हमारी सेशन हुए थे बैच में, हमने सब कुछ कवर किया है, मॉड्यूल के पूरे केसेस कवर किए हैं, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन क्लास इटसेल्फ, एंड लिखवा के भी आपको बहुत सारा दिया हुआ है। अब लेकिन एक दिन पहले आप पूरा कैसे पढ़ेंगे? जब आप अब वाली रीडिंग कर रहे हो, या आई होप आपने पहले किया होगा, जब भी कोई पॉइंट्स पढ़ रहे हो, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी मार्किंग करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट एग्जाम के एक दिन पहले उसी को प्रायोरिटाइज करके आपको पढ़ना है, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, हल्का हो जाए, एंड आप जब वो पॉइंट देखो आपको अंदर का याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा था। ये तब होता है जब मल्टीपल रिवीजन हो पाते हैं। अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं हुए हैं, आपके बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हुए हैं, तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार पूरा रीड करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करो। पूरा लर्न करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लेक्चर्स करते हैं, ताकि पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट समझने के बाद में हम लर्निंग के लिए जाते हैं। लर्निंग में पूरा याद नहीं कर सकते, दैट इज वाई आई रिकमेंड यू कि पूरा एक बार रीड जरूर मारो अच्छे से, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लर्न करते हुए चलो। ये सभी को हेल्प करेगा जिनका चैप्टर्स ही देख के नहीं हुए, सिलेबस ही नहीं हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं और एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। पहली चीज मैं आपको एक चीज सिंपल सी बोलूंगा कि एटलीस्ट रिवीजन या मैराथन से उसको कवर करने की कोशिश करो, है ना। फिर उसके बाद लर्निंग करने बैठो, ठीक है। कभी भी कोई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली खुद से पढ़ना इस टाइम पे खासकर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एक बार रिवीजन या मैराथन देख लो, उसके बाद वो चैप्टर करने आओ, एंड सेम तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करो। देखो 100% आपको हेल्प मिलेगी, दिस इज फॉर श्योर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि सर जब एग्जाम हमारे अभी पास में है, तो क्या हमें टेस्ट सीरीज देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए दोस्त। एक पेपर एटलीस्ट आपको लिख के देखना है। कोई भी पास पेपर उठाओ, लिख के देखो, बहुत बढ़िया उससे कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और कहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो भी आपको समझ में आएगा। प्लीज पास्ट ईयर पेपर लिख के देखो। खासकर पहला पेपर JIGL का होता है, तो कई बच्चे जिन्होंने पास में कोई पेपर नहीं दिए होते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक ना हो उसके लिए एक बार प्रैक्टिस करके जाओ। टेस्ट पेपर्स जरूर सॉल्व करो बच्चों, इससे आपको बहुत बढ़िया वाली हेल्प होगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज ये टाइम पे हेल्थ बहुत ज़रूरी है आप सबकी, एंड आपने बहुत मेहनत करी है अभी, तो ये टाइम है। प्लीज़ हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, है ना। हाइड्रेटेड रहो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। जितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, मेक श्योर थोड़े दिन थोड़ा कहीं ऐसी अच्छी जगह मेस लगाओ जहाँ पे खाना अच्छा मिलता हो। यारा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। टॉपिक छोड़ना, पूरा का पूरा कोई चैप्टर छोड़ना रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आप उसका रिवीजन मैराथन देख लो, और जितना हो रहा है उतना करके जाओ, छोड़ो मत कुछ, बिकॉज छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है एग्जाम के लिए, है ना। कई लोग पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं, दैट इज फ्रेंकली अ वेरी बिग रिस्क, है ना। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने कोई चैप्टर छोड़ दिया, उससे ज़्यादा नंबर का आ गया। सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में मैं हमेशा से ये मानता हूँ, और जो फैक्ट भी मैंने देखा हूँ, आप जब क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट करते हो, जैसे 6 क्वेश्चन है, अब उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो, 4th या 5th या 3rd से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जो भी आपका बेस्ट हो वहीं से स्टार्ट करो। ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेस्ट, 100%, दैट इज फॉर श्योर। अपने बेस्ट से स्टार्ट करो, एंड उसको पूरा कवर करने की कोशिश करो। पूरा मतलब जैसे थर्ड क्वेश्चन शुरू किया, उसके पूरे सब पॉइंट्स वहीं पे कवर हो जाए तो बेटर होता है। ऐसे मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी है कि जिनने
प्रॉपरली वो थर्ड या सेकंड या फोर्थ या फर्स्ट शुरू किया था, पूरे सब पॉइंट्स लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेटर होता है। अब देखो यार वो ये सही वो मार्क्स भी ऐड करती है कई बार, यूनिफॉर्मिटी, रेशनलाइज या समथिंग, आई डोंट नो, वो उसका आज तक पैटर्न समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐड किए जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स या जो भी है। कई लोग को 20 मिल जाते हैं, कई लोग को 7 मिल जाते हैं, तो वो मेरा ऐसा पर्सनल एनालिसिस है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट, बट मैंने ये देखा है कि जितने लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से लिखा हुआ है, प्रॉपरली थर्ड क्वेश्चन है तो उसके सब पॉइंट्स पूरे लिखे हैं, फिर उसके बाद ऐसा मतलब नहीं किया हुआ है कि ए का बी, फिर सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर का डी, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो मैंने ऐसा देखा है, अपने थर्ड स्टार्ट किया तो पूरे उसके सब पॉइंट, सेकंड स्टार्ट किया पूरे उसके सब पॉइंट, फर्स्ट स्टार्ट किया, तो मैंने पर्सनली ऐसा नोटिस किया हुआ है कॉपीज में कि मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिले हैं यूनिफॉर्मिटी के। बट अगेन ऐसे आई डोंट नो वो मार्क्स किस बेसिस पे आईसीएसआई कैसे करती है। कुछ चेकर से मेरी बात हो रही थी तो दे से कि 2 बार चेकिंग होती है, एक बार एक चेकर चेक करता है, फिर चेक कॉपी जाती है दूसरे चेकर के पास, और दूसरा चेकर को लगता है कि अगर मार्क्स इसको कम मिले तो बढ़ा के देते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी द केस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट, क्योंकि हम चेक नहीं करते तो पता नहीं है वो कौन सा केस होता है जिसमें मार्क्स के नीचे थोड़े से मार्क्स ऐड किए होते हैं यूनिफॉर्मिटी के। बट बढ़िया है ना, थोड़ा सा मेंटेन करें, अच्छे से लिखें, है ना, पैनिक ना करें एग्जाम में। देखो जब आप पेपर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 नंबर का पेपर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब मेरे को आ ही नहीं रहा है, ऐसा तो 100% होगा। 70 नंबर का पेपर तो ऐसे होगा जो आपको आता ही होगा। मैं एकदम एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है आता ही होगा, लेकिन बच्चे पैनिक कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन बिगाड़ आते हैं, कई बार वो कुछ और लिखाते हैं, तो पता होता है क्या है, तो वो पैनिक नहीं होना है, कामनेस रखना है, ठीक है। एग्जाम के समय आई विल रिकमेंड डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए 5 मिनट एटलीस्ट, जब पेपर पढ़ रहे हो तब थोड़ा सा दिमाग काम डाउन हो जाता है उससे, है ना, थोड़ा सा शांति मिल जाती है। एंड देन उसके बाद सॉल्व करो पेपर, कोशिश करो पूरा लिखने का, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का कोशिश क्या करो, करके ही आओ गाइस, करके ही आओ। अगर कोई चेकर अच्छा हुआ तो एटलीस्ट कई बार वो 1 नंबर दे देता है कि इतने ट्राई किया है, अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, भले हो सकता है आपने कुछ गलत लिखा था, तब भी बच्चों को मार्क्स मिले हुए हैं, ऐसी भी कॉपीज हमारे पास आई हुई है। सो आप लोगों को जब पेपर लिख रहे हो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट विथ योर बेस्ट आंसर एंड लास्ट में वो वाले क्वेश्चंस लिखो जो आपको नहीं आते हैं एंड लिखने की कोशिश पूरी करो, पूरा 100 नंबर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना, कुछ तो रिलेट कर ही पाओगे आप, है ना। मैराथन देखा है, रिवीजन देखा है, मेन लेक्चर्स आपने देखे हैं, पढ़ा है, रिलेट कर पाओगे, लिख के आओ, छोड़ के कुछ मत आओ गाइस, है ना, दिस इज द मेन थिंग। एंड लास्ट का टाइम है, जी जान लगा दो, ताबड़तोड़ मेहनत करो। एंड अभी गाइस बिल्कुल अच्छे से आप लोग को मैंने जैसे बताया, पॉइंट अच्छे से लर्न करो, अंदर अच्छे से रीडिंग करो ताकि लिख पाओ। जिन लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं है थोड़ा सा और अच्छे से उसको लर्न करने की कोशिश करो ताकि आप लिख पाओ एग्जाम में। अब बच्चे कहते हैं सर क्वांटिटी मैटर करती है क्या क्वालिटी के साथ साथ, 5 नंबर के लिए कितना लिखने का, 8 नंबर के लिए कितना लिखने का। वैसे तो ये प्रोफेशनल एग्जाम है, फ्रेंकली स्पीकिंग क्वांटिटी मैटर नहीं करनी चाहिए, बट बहुत सारी कॉपीज आई है जिसमें बच्चे ने अच्छा लिखा बट कम लिखा है तो मार्क्स थोड़े कम मिले हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 1 पेज तक लिखा है, 1 पेज, डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन है। कई बार उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा आता है, कई बार कंटेंट कम आता है, डिपेंड केस टू केस, बट एटलीस्ट 1 पेज, पौन पेज एटलीस्ट, मतलब पेज का 75% एटलीस्ट उतना तो आपने लिखना ही लिखना है मेरे हिसाब से। एंड दिस इज़ द थिंग। सेकेंडली गाइज व्हाट आई विल से टू यू कि भाई सब कॉन्फिडेंट रहो, है ना। आई नो कि बोलना बड़ा आसान है क्योंकि मैं उस फेज से ऑब्वियसली जा चुका हूँ, जितने भी CS हैं सब उस फेज से जा चुके हैं। आई टू नो कि जब मेरे CS, मेरे को प्रोफेशनल की मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे 9 पेपर उस समय एक साथ थे, तो आई नो कि वो प्रेशर क्या होता है, वो धक धक क्या होती है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बहुत बार रोना आता है, बहुत इतना पढ़ रहे होते हैं, रोना आता है कई बार कि मैं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है मैं एग्जाम में मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा, बट बिलीव मी याद आएगा, सब अच्छे से होगा, है ना। अपने जो भी भगवान जी को मानते हो प्रेयर्स करो, मम्मी पापा से बात करो, है ना। एंड अभी थोड़ा सा सोशल लाइफ कम कर दो, ऑब्वियसली दिस इज द टाइम। मोबाइल स्क्रीन टाइम 0 हो जाना चाहिए, पढ़ाई के अलावा स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। ब्रेक्स लो, बट ब्रेक्स कैसे होने चाहिए जिसमें आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। सो मैं यूजुअली ब्रेक्स में तारक मेहता देखता था, फ्रेंकली स्पीकिंग, माइंड रिफ्रेश करने के लिए उस समय। सो दैट वाज माई थ्योरी, बट वो सबका अपना अपना अलग अलग है। सो ब्रेक्स लो, पानी पियो, जस्ट कभी थोड़ा सा वॉक करो,
है ना। एंड कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई अभी पढ़ाई के अलावा कहीं पे भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड बस ये सब बातें हैं यार, आप लोग को ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के पहले। एंड मैंने 1-2 पॉइंट्स और निकाले थे जो बच्चों आपके साथ शेयर करने हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। सो यस, टॉपिक सब बच्चे कहते हैं कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे प्रायोरिटाइज करें, है ना। देखो यार, ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक से ज़्यादा आएगा, ऐसी इससे कम आएगा या इससे आएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये बच्चों आपको ये बोलूँगा कि आप पास्ट पेपर्स ज़रूर देखो। तो खासकर न्यू सिलेबस वाले जो हैं बच्चे, वो पिछला पेपर ज़रूर देख के जाओ जो अभी लेटेस्ट आया था ICSI का, है ना। उससे आपको 100% हेल्प मिलेगी। मॉड्यूल के पीछे एक पेपर दिया हुआ है न्यू सिलेबस वालों को, वो जरूर देखो। ओल्ड सिलेबस वालों पास पेपर पूरे एटलीस्ट 3 साल के तो देखो, है ना। शेड्यूल आपका मेंटेन होना चाहिए। एंड मैंने जैसे बताया, हेल्दी रखो अपने आप को अभी खासकर इस टाइम पे, है ना। एंड स्ट्रेस मत लो, है ना। स्ट्रेस मत लो, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड हो जाओ, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन मत करो कि भाई कल करता हूँ, पर ये वाला टॉपिक बाद में करता हूँ, ये टॉपिक बाद में करता हूँ। मल्टीटास्किंग भी मत करो मेरे हिसाब से, ठीक है। फोकस एट वन, है ना, उसी पे फोकस करो अच्छे से। ग्रुप स्टडी, अब बहुत बच्चे ग्रुप स्टडी में लगे होते हैं, व्हाट्सअप पे लगे होते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अभी ग्रुप स्टडी मेरे को नहीं लगता अभी हेल्पफुल है। सो ग्रुप स्टडी अभी नहीं होनी चाहिए आपकी। एंड दिस इज द थिंग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ग्रुप स्टडी में टाइम पास ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव रहो यार, बस यही है, ठीक है। रिवीजन स्किप मत करो बिल्कुल भी, अच्छे से ओवरलोड मत करो अपने आप को, पैनिक मत हो, बस यही पॉइंट्स हैं। सो रब रखा, एवरीथिंग विल बी फाइन। हमारा साथ 100% था, है, रहेगा फॉर श्योर। एंड बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स में ज़रूर डालो। एंड गाइज, मैं 100% ये मानता हूँ कि अपना बेस्ट देंगे। वी नो कि एग्जीक्यूटिव टफ एग्जाम है, एंड यू आर गिविंग वन ऑफ द toughest exam in this world, so be proud of yourself first of all, and be confident। अच्छे से पढ़ाई करो, ताबड़तोड़ पढ़ाई करो। अभी रिजल्ट की टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे आएगा नहीं आएगा। जो चीजें हो सकती है या हो जाएगी, या ऐसा सोचोगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, सोचो ही मत। सिर्फ अभी काम पे आप सिर्फ अपना आपका जो काम है दैट इज पढ़ाई, सिर्फ उसी पे फोकस करो, एंड एवरीथिंग विल बी सुपर फाइन। रब रखा। एंड भगवान जी आपको ब्लेस करें, बहुत अच्छा पेपर जो है आपका, यही प्रेयर्स हैं। एंड अभी 20 दिन बचे हार्डली एग्जाम को। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड वी आर देयर विथ यू इन एवरी केस। हर केस में हम आपके साथ हैं, हर टाइम आपके साथ हैं। सो येस पीपल, मिलते रहेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड यस बी मोटिवेटेड। सर मोटिवेशन नहीं मिलता, कैसे करें, मोटिवेशन कहाँ से लाएं? तो माँ बाप से बढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं है। जब भी कुछ ऐसा लगे, मम्मी पापा से बात करो, उनकी आंखें ही देख लो यार, तो ऐसा लगता नहीं उनके लिए करना है सब, है ना, उनके लिए सब करना है, तो वो उनसे बढ़ के क्या ही मोटिवेशन है ना जी। सो अपने लिए तो करना है, उनके लिए करना है। सो बस लग जाओ पढ़ाई पे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट दिल से। और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। सो टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।